अगर हर साल का क्वेश्चन पेपर भी चेक करते हो ना, वो चाहे आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी हो या आंध्र प्रदेश में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं, बीएड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो वाईवीयू क्यों ना हो या फिर वो हमारा आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई, दैट इज़ अ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन। ठीक है, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास। तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। 15 स्लाइड्स दिख रहे हैं, स्लाइड में सब कुछ को कन्वर्ट किया गया है। हमेशा आप लोग पीडीएफ में पढ़ते हो तो कभी कभी मैं स्लाइड्स में भी कन्वर्ट कर रही हूँ, कभी आपको जब टाइम मिलता है तो हैंडमेड भी देती हूँ। सो जितना जैसा सुविधा होता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं हैंडमेड नहीं कर पाती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, इसलिए मतलब आपको अरेंज करके दे देती हूँ, तो पिक्चराइजेशन के थ्रू भी जल्दी जल्दी हो जाता है। सो फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन से पोर्शन का या कौन से बुक का बोलो कि आज दोनों ही क्वेश्चन आपके पेडागोजी से नहीं है, आज दोनों क्वेश्चन आपके मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है उस बुक से है। ठीक है, उस बुक से है। तो ये आपका लास्ट यूनिट का पहला टॉपिक का एक पार्ट है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस में क्रिएटिविटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एंड उसमें बोला गया है कि कैसे आप बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग ना, ये क्रिएटिविटी होता क्या है वो इन्फॉर्मेशन देना है। तो ऑलरेडी मैंने और भी आपको नोट्स दिए हैं, उससे ही मैंने थोड़ा सा मतलब काट छाट के आपको लिखा है, क्योंकि बहुत लेंदी होने से भी आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, लिख नहीं पाओगे, तो उस बेसिस पे। सो पहला हम लोग थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी, क्रिएटिविटी बोला गया मतलब क्रिएटिव एबिलिटी बोला गया, एक कैपेसिटी है और एबिलिटी है ऑफ ए पर्सन थ्रू व्हिच समथिंग न्यू आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ द ओल्ड एलिमेंट्स कैन बी बिल्ड अप फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अपलिफ्ट इन द सोसाइटी। देखो, सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए, अपलिफ्ट बोला गया ऊपर जाने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें कोई कोई नए नए चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है और रीअरेंज करके कुछ नया बिल्ड करना पड़ता है, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिव आइडियाज़, कोई भी आपके पास एबिलिटी है, जस्ट लाइक क्रिएटिव एबिलिटी है, क्रिएटिव आइडियाज़ का एबिलिटी है, तो आप उसको अरेंज करके क्या करते हैं, उसको अरेंज करके आपने बना दिया कोई नया चीज़, नए आइडियाज़ निकाल दिए, नए ऑब्जेक्ट्स बना दिए, या फिर ओल्ड एलिमेंट्स को ही जोड़ के नया कुछ बना दिया, नया सोल्यूशन दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, सो क्रिएटिव थिंकर्स होते कैसे हैं? द क्रिएटिव थिंकर्स ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू एरियाज। देखो, आपको क्रिएटिव थिंकर्स बोला गया, तो क्रिएटिव थिंकर्स कौन होते हैं? जो नए नए आइडियाज़ निकालते हैं, ऑलवेज एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरियाज़ को, मेक्स न्यू ऑब्जर्वेशन, नए नए ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, किसी चीज़ को देख के सीख जाना। जस्ट लाइक वी लव to dance, we love to cook, we love to just like the book reading or traveling, we love to मतलब शॉपिंग करना, और जस्ट लाइक स्केटिंग एट्सेट्रा। तो देखो, जब भी हम नया चीज़ को देखते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड ऑन इट, हमारा इंटरेस्ट उसके ऊपर चला जाता है और धीरे 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 हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें खुद को देखना स्टार्ट करते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, नया चीज़ करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड न्यू ऑब्जर्वेशन। न्यू प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्शन लगा के भी कुछ नया चीज़ बना देते हैं। एंड न्यू इन्फरेंस, कुछ नए कंक्लूजन्स भी लेके आते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं अपने नए नए आइडियाज़ से। इसी को बोला जाता है क्रिएटिविटी। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसलिए शॉर्ट दिया है, बहुत लेंथी नहीं किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस हैं बहुत सारे। अभी देखो, डेफिनेशंस दे रही हूँ आपको, 3 डेफिनेशंस नहीं, मैं 4 डेफिनेशंस दूंगी। एंड ये 4 डेफिनेशंस में से आपको जो इजी लगेगा जस्ट लाइक देख लो पहले, क्योंकि स्क्रीन में मेरा नहीं आ रहा तो मैं बोल दे रही हूँ। ये आपका रॉबर्ट ई फ्रैंकलिन का है, स्पीयरमैन का है, देन ग्रेप डेल का है, देन गिलफोर्ड का है। ठीक है, 4 डेफिनेशंस हैं, जो इजी लगे आप उसको रिमेंबर रखेंगे, जो आपको इजी लगे उसको आप रिमेंबर रखेंगे। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई फ्रैंकलिन। ठीक है, रॉबर्ट ई फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग क्या है ना, रॉबर्ट ई फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज the tendency to generate or recognize ideas, alternatives or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others, entertaining ourselves and others। देखो, क्रिएटिविटी को उन्होंने बोला कि ये डिफाइन करता है कि आपका टेंडेंसी, मतलब आप कितने लोगों को हंसाते हो, कैसे आप आइडियाज़ जनरेट करते हो, या ऑल्टरनेटिव्स कैसे आप सिलेक्ट करते हो, कैसे पॉसिबिलिटीज़ को लेके आते हो, एंड वो सारी यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देना किसी इंसान को। जस्ट लाइक होता है ना, बोला जाता है तुम ऐसा बात करता है ना, तुम्हारी बातों में हम लोग आ जाते हैं, जस्ट लाइक वो भी एक स्टाइल है, उसका क्रिएटिविटी है कि वो अपने स्टाइल से बात ऐसा करता है कि वो किसी को भी मोल्ड कर सकता है। एंटरटेन करना किसी को, जस्ट लाइक आप लोगों ने सुना होगा, यात्रा होता है या फिर थिएटर होता है या फिल्म देखते हो, तो वहाँ पे एक्टर्स के एक्टिंग से आप इतना मतलब अट्रैक्ट हो जाते हो कि उसमें घुस ही जाते हो। दैट मीन्स वो सारे उनका क्रिएटिविटी है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई फ्रैंकलिन है।
स्पीयरमैन ने क्या बोला 1931 में, क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड का पावर है, ठीक है, आपका पावर है। एंड सारे लोग क्रिएटिव होते हैं। एक पर्सन अगर डांस में क्रिएटिव है तो दूसरा पर्सन राइटिंग में क्रिएटिव होगा, कोई रीडिंग में होगा, कोई अपने और हॉबीज में होगा, तो क्रिएटिव होता है। एंड ये जो ह्यूमन माइंड जो क्रिएटिव बोला गया, क्रिएट न्यू कंटेंट्स बाय ट्रांसफरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस एंड जनरेटिंग न्यू कोरिलेट्स। देखो, सपोज आप जानते थे कि लैंग्वेज के साथ साइंस का रिलेशन है, बट आपने क्या किया कि आपने खुद से समझा कि लैंग्वेज के साथ सारे सब्जेक्ट्स का रिलेशन है। लैंग्वेज नहीं हुआ तो कोई सब्जेक्ट्स आगे ही नहीं बढ़ सकता, तो आपने खुद से नए आइडियाज़ निकाले ओल्ड कंसेप्ट से। तो क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड का ही पावर है जो ऐसा कर सकता है, न्यू कंटेंट को क्रिएट कर सकता है एंड ओल्ड जो रिलेशंस था उसको मॉडिफाई कर सकता है एंड नए रिलेशंस और को रिलेशंस बना सकता है। देन ड्रेबडेल ने क्या बोला है, ड्रेबडेल 1956 में बोला, क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन का कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस कॉम्पोजिशन, कोई नया चीज़ बनाओगे या लिख के दिखाओगे, कॉम्पोजिशन करने का, कंपोज करने का, प्रोडक्ट्स कोई नया प्रोड्यूस करने का, आइडियाज़ कोई नए आइडियाज़ निकालने का, विच आर एसेंशियली न्यू, जो पहले तो क्या होता है कि न्यू है और नोबल होते हैं, एंड प्रीवियसली अननोन टू द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि मैं अभी कुछ नया चीज़ प्रोड्यूस करी, मुझे आज मॉर्निंग तक भी नहीं पता था कि ये पीडीएफ को ऐसे मुझे प्रेजेंट करना है। सो मैंने जब अरेंज करके बना लिया तो ये मेरे लिए पहले तो अननोन था, अभी मेरे लिए ये नोन फैक्ट में आ गया। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूस करूँगी, बट एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। ये क्रिएटिविटी होता है, कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग देखो 1959 में उन्होंने क्या बोला, क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज़। क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज़, नए आइडियाज़ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, नए आइडियाज़ प्रोड्यूस होंगे एंड यूजफुल थ्रू द डाइवर्जेंट थिंकिंग। नए आइडियाज़, मैंने पहले भी बोला है, एक प्रॉब्लम के मेनी सॉल्यूशंस अगर निकल रहे हैं, बहुत सारे अगर सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर मैं बोल दूँ ये कन्वर्जेंट में आ जाओ, तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है बहुत सारे प्रॉब्लम बट एक सॉल्यूशन। सो हम एक सॉल्यूशन में अटक गए तो कन्वर्जेंट है, बट बहुत सारे एक ही प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल गए तो वो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट में बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में अराइज हो जाते हैं जो कन्वर्जेंट में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्रिएटिव पर्सन ऑलवेज डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, स्मिता मैम थोड़ा सा ये कर लो, माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। अभी देखो नेचर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, और एक बार बोलिए क्या बोल रहे हैं। पूछ लिया कि राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी और फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो आप क्रिएटिविटी का इंट्रोडक्शन देंगे, मीनिंग देंगे, डेफिनेशन देंगे, आफ्टर दैट आप नेचर ऑफ क्रिएटिविटी में आ जाएंगे, तो उस बेसिस पे आपका आंसर करेक्ट चलेगा। तो नेचर देखो क्या है ना, फर्स्ट नेचर ऑफ ए क्रिएटिविटी इन ए पर्सन कैन बी समड अप एज फॉलोज। कैसे बोला गया है देखो, फर्स्ट वन, क्रिएटिव चाइल्ड इज करेजियस इन द कन्विक्शन ऑफ दिस बिलीव्स एंड वैल्यूज। देखो पहला तो चीज़ है, आप अगर क्रिएटिव पर्सन हो या क्रिएटिव चाइल्ड हो, देन आप बहुत करेजियस होंगे एंड आपको कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी रहेगा एंड मोटिवेटेड रहोगे ऑलवेज कि क्या ढूंढना है, सच ढूंढना है, बिलीव क्या करते हो, क्या बिलीव नहीं करते हो, वो सारा चीज़। पहला पॉइंट गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, द क्रिएटिव चाइल्ड इज क्यूरियस। देखो हो गया करेजियस, तो मतलब आप स्ट्रांग बनोगे, ढूंढने के लिए होता है ना, अरे लेजी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा करेजियस, हाँ मैं कर लूँगा, मुझे सब आता है, मैं करूँगा, ऑब्वियस करके दिखाऊंगा, तो ऐसा वाला नेचर होना चाहिए। और एक है क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियस किसके लिए होना चाहिए, मुझे नए नए चीज़ें सीखनी है, और लाओ वाला सिचुएशन, दैट इज द टू नो मोर एंड मोर अबाउट हिज एनवायरमेंट। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जजमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड। एक क्रिएटिव चाइल्ड हमेशा यूनिक रहता है, उसका पर्सनालिटी यूनिक होगा एंड वो यूनिक थॉट्स देता है, मतलब उसका जजमेंट भी इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होकर जजमेंट नहीं देगा। जजमेंट उसका प्योर फॉर्म में इंडिपेंडेंट होगा, फ्री होगा, बर्डन फ्री होगा। मतलब कोई अगर उसको बोले कि तुम ऐसा आंसर्स दो, नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग जो समझ पा रहा हूँ आंसर दूंगा। नेक्स्ट, द क्रिएटिव पर्सन इज इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वेरियस टाइप। जितने टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाए, वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाए, उसका इंडिपेंडेंट थिंकिंग वो करके दिखाएगा। नेक्स्ट, क्रिएटिव चाइल्ड बिकम्स प्री ऑक्यूपाइड विथ ए टास्क। पता मतलब एक क्रिएटिव चाइल्ड ना कभी खाली नहीं बैठ सकता, ठीक है, कभी शांत नहीं बैठ सकता, वो उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। मतलब ऑब्वियस ऑलवेज क्या होता है, वो टास्क से जुड़ा हुआ है,
कोई भी टास्क हो सकता है, मे बी उसका कुकिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो, बट वो अकेला शांत नहीं बैठ सकता, वो एंगेज रहेगा। तो इसलिए वो हमेशा प्री ऑक्यूपाइड, मतलब उसके दिमाग कभी खाली नहीं रहते या उसका हाथ भी खाली नहीं रहता, वो ऑलवेज काम में भरा रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसका मेंटल एनर्जी बहुत यूज होता है यहाँ पे, और दिमाग के साथ साथ हाथ का भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब दैट इज द, जो काम हाथ में पकड़ा उसको वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विलिंग टू टेक रिस्क इज अनदर कैपेसिटी ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, अनदर कैपेसिटी बोला गया कि रिस्क लेना, बहुत लोग होते हैं ना रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो ये जो बच्चे होंगे क्रिएटिव चाइल्ड होगा तो वो रिस्क लेना पसंद करेगा। अच्छा, ऐसा बोला गया है, मैं करके दिखाऊंगा, जैसे भी मेरा पॉसिबिलिटीज में उसको मैं परफॉर्म करूंगा, जरूर करूंगा। देन नेक्स्ट, द क्रिएटिव चाइल्ड हैज विजन फॉर और विजन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम। देखो हम बोल रहे हैं फ्यूचर में कुछ भी इशू हो सकता है, राइट, 1 सेकेंड ओपन कर लेते हैं। फ्यूचर में कुछ भी इशू हो सकता है, राइट। तो फ्यूचर मतलब बोलते हैं ना हम दूर का सोचने वाले पर्सन हैं, मतलब हम लोग दूर तक सोच सकते हैं कि कैसा हो सकता है, फ्यूचर में कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके लिए मिनिमम सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, मिनिमम सोल्यूशन होना चाहिए। अब देखो मेन चीज़ आता है, क्रिएटिविटी में स्टेजेस कितने होते हैं, क्रिएटिविटी में स्टेजेस कितने होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, सो ये स्टेजेस किसने दिया है पता है, वॉलस ने दिया है। ठीक है, वॉलस ने 1926 में देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग मेंशन किया है। पता है ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग स्किप मारते हो, बुक में भी गिवन नहीं होता, वही सारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल दिया जाता है आप सबको। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, वॉलस हैज एम्फसाइज्ड देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। पहला पॉइंट क्या आया, प्रिपरेशन। अच्छा, कोई भी अगर क्रिएटिव पर्सन हो तो पहले ही डायरेक्ट तो आप वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना, सो दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ पर्पसफुल स्टडी, पर्पसफुल स्टडी बोला गया। ठीक है, आप पर्पसफुल स्टडी करोगे। अब पर्पसफुल स्टडी क्या होता है, अरे तुमको एक काम दिया गया या आपको एक काम दिया गया, उस काम के बेसिस पे जितने आइडियाज़ हैं उसके लिए आप स्टडी करोगे, उस आइडियाज़ को गेन करने के लिए आप स्टडी करोगे, इंक्वायरी करोगे एंड डाटा कलेक्ट करोगे। जैसे होता है ना, एक प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया तो उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढना है तो उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आइडियाज़ कलेक्ट करने पड़ेंगे एंड उसको सॉल्व करने के लिए जो जो नीड है उसको हम फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट, द प्लान ऑफ एक्शन। अभी क्या है, कौन सा एक्शन करना है या कौन सा एक्टिविटी करके दिखाना है उस टास्क के बेसिस पे या फिर उस पर्पस के लिए। ठीक है, दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन। तो ये प्लान ऑफ एक्शन आपने जो एनालाइज किया और जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया उसी के बेसिस पे होगा। ये गया प्रिपरेशन। देन आएगा इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन PI। नेक्स्ट आया इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन कौन सा स्टेज होता है, दिस इज द स्टेज और दिस स्टेज इज एन एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड अबाउट द प्रॉब्लम, थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, हम इस स्टेज में कोई भी थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इस स्टेज में दिस द पीरियड ऑफ रेस्ट, इस पीरियड में हम लोग रेस्ट करेंगे। ठीक है, व्हेन देयर इज नो ऑब्वियस एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस, कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ भी थिंक नहीं करेंगे, हम बस सोच रहे हैं कि काम कैसा हो जाएगा, तो जो मैंने पहले किया था उसी प्रिपरेशन पे लगे पड़े, टाइम ले रहे हैं। एंड इट सीक्स अनकवर द न्यू रिलेशंस और न्यू रिलेशनशिप अमंग द फैमिलियर फैक्ट्स, जो फैक्ट्स और फैक्चुअल नॉलेज उसके साथ जुड़े हुए हैं उस बेसिस पे हम लग पड़ जाता है। ठीक है, सो ये हो गया PII, मतलब नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा नेक्स्ट आई, तो दैट इज कॉल्ड पिप्स, PII भी। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब क्या बोलो, तो अपने आइडियाज को इल्यूमिनेट करो, मतलब चमकाओ, निकालो, दिखाओ, ऐसा। ठीक है, सो सडन आइडियाज ऑकर थ्रू द इनसाइट, आपके अंदर से सडन, अब एक क्रिएटिव पर्सन है तो आपके जो भी टास्क है या प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आपने जो सोच रखा था उससे आपको आइडियाज मिल गया एंड आप उस आइडिया को बता रहे हो। प्रोवाइड बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, आप अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो, कभी भी ना फटाक से सोच के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मत देना, टाइम लेना, टाइम के साथ देखना कौन सा सही लग रहा है, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा उसी के बेसिस पे आप सोल्यूशन दोगे। ठीक है, थिंकर्स गेट्स ए इंसाइटफुल सोल्यूशन। अभी थिंकर्स, जो आप क्रिएटिव थिंकर्स हैं, वो इंसाइटफुल मतलब अंदर का सारा चीज़ देख के एक बेस्ट सोल्यूशन देगा। लास्ट, आपने सोल्यूशन भी दे दिया प्रॉब्लम का, वेरीफाई करोगे, अभी वेरिफिकेशन होगा। सो इल्यूमिनेशन इज ट्राइड आउट, वेरीफाई आइडिया और सोल्यूशन वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अभी जो आइडियाज़ आपने दे दिया है वो करेक्ट है या नहीं उस प्रॉब्लम के लिए, वो आप चेक करेंगे। तो मेरा पूरा स्टेजेस हो गया
आई भी प्रिपरेशन करेंगे सारे आइडियाज को। देन आई फॉर इंक्यूबेशन, जहाँ पे प्रॉब्लम्स के साथ क्या रिलेशन है वो निकलेगा और हम कोई काम नहीं करेंगे। फिर हम इल्यूमिनेट करेंगे, जहाँ पे हम आइडियाज को एक्चुअली प्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट स्टेज में हम वेरीफाइड करेंगे, वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी का एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, पहला तो चीज़ है फ्लुएंसी। सोचो कभी दिमाग में ऐसा हुआ है कि कोई एक प्रॉब्लम्स आया, उसके बेसिस पे सडन आइडियाज आ गए हो? नहीं, तो हमें क्या चाहिए, उसी चीज़ को करेक्ट करना है, फ्लुएंसी रहना चाहिए। ठीक है, द एबिलिटी टू थिंक वेल एंड एफर्टलेसली इन ऑर्डर टू जनरेट ए क्वांटिटी ऑफ आइडियाज। तो हमें फ्लुएंसी लाना है कि एक अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए सडनली आपके माइंड में बहुत सारे एफर्टलेसली ऑर्डरली मैनर पे बहुत सारे आइडियाज, रेस्पॉन्सेस, सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस भी अराइज होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से होगा, कैसे हम सोल्यूशन दें, सारी चीज़ वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और ये चीज़ कैसे ठीक होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग से, ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है आपको एक टास्क दिया गया, उस प्रॉब्लम से आपको अपना आइडिया जनरेट करना रहता है और वो भी जल्दी जल्दी टाइम बाउंड रहता है, जनरेट करना रहेगा। अभी देखो एक एग्जाम्पल भी आपको समझा दे रही हूँ। एग्जाम्पल, लिस्ट ऑल थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ दैट आर ब्लू और हैव द वर्ड ब्लू इन दैम। देखो आपको सोचना है कि ऐसा कुछ चीज़ जो कि उसमें ब्लू कलर प्रेजेंट होगा या फिर उसमें वर्ड भी ब्लू रहेगा। तो सडनली आपके माइंड में ये 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, बटरफ्लाई, सी, स्काई, ब्लूबेरी, सारे कलर्स आपको पता चल रहे ब्लू होंगे और उसके देखो ब्लूबेरी में ब्लू एक वर्ड भी मेंशन है। तो ऐसे आपको फ्लुएंसी लाने के लिए ऐसे छोटे छोटे से टास्क किए जाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स भी हैं, टास्क भी हैं। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। सो एबिलिटी टू इजीली एबंडन ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, पुराने ख्यालात को छोड़ दो और नए ख्यालात को पकड़ो। ठीक है, नए चीज़ों को पकड़ना है, जो कि आपने एडाप्टेशन एंड एकोमोडेशन एसिमिलेशन में समझा था, पियाजेस के कंसेप्ट में भी। सो हमें पुराने थॉट्स को छोड़ के अपने कंसेप्ट के बेसिस पे न्यू आइडियाज़ को लाना है। उसके बेसिस पे रेस्पॉन्सेस, क्वेश्चन, सॉल्यूशंस और बहुत सारे कैटेगरीज में लाना है। फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट्स ए वैरायटी ऑफ आइडियाज़। आपको जिस चीज़ में ना आप इंटरेस्टेड हो जाओ, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहो, उसके साथ मैचअप हो जाए, तो आप फ्री हो जाते हो। एंड फ्री हो गए मतलब आपके आइडियाज़ बहुत सारे जेनरेट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, राइट मेनी यूजेस ऑफ पेपर। हमें बोलना है पेपर से जुड़े हुए कुछ यूजेस के बारे में लिखो। तो ऑब्वियस आपको बहुत सारा चीज़ पता है क्योंकि बचपन से आप पेपर के साथ जुड़े हो, तो आप बता सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। हम किसी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसका आंसर नहीं दे पाते। अगर जुड़े हुए हो कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ओरिजिनलिटी। कभी भी किसी भी पर्सन के ऊपर अपने आइडियाज़ के लिए ना डिपेंड मत होना। अपने आइडियाज़ खुद से जनरेट होने चाहिए, वो धीरे धीरे आएंगे। स्टैटिस्टिकली उसको देखो कौन सा यूजेबल आइडियाज़ है, कौन सा अनयूजेबल है और कौन सा बहुत एक्यूरेट है, कौन सा यूनिक है, सब देखना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक सोचो कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, इन्वेंट ए मशीन, एक मशीन क्रिएट करो टू हेल्प यू क्लीन योर रूम, जो आपको आपके रूम क्लीन करने के लिए हेल्प करे। बी श्योर टू राइट डाउन डिटेल्स ऑन हाउ द मशीन वर्क। अभी उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उसके लिए डिटेल्स लिख लो कि तुमको अपना रूम क्लियर करने के लिए क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद मशीन के बारे में लिखा, कैसा वर्क करेगा, क्या उसके यूजेस होंगे, किससे बना होगा। एंड उसके बाद ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ न्यू इन्वेंशन। इसके बाद आपने जो सोचा सबको जोड़ जाड़ के एक नया मशीन का डायग्राम बनाओ। अभी ये इसके लिए क्रिएटिव टाइटल दे दो। लो आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया विद ओरिजिनल आइडियाज। ऐसे ही होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी वर्क करते हैं, ऐसे ही इंजीनियर्स काम करते हैं, ऐसे हम भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलाब्रेशन। एलाबरेट करना है, बड़ा करना है। द एबिलिटी टू ऐड डिटेल्स, हमें डिटेल्स जोड़ना है इन ऑर्डर टू मॉडिफाई और एक्सपांड अपॉन एन आइडिया और एन जनरल स्कीम। तो एलाबरेट करना है, हम एडिशनल डिटेल्स अभी जोड़ेंगे, जितना जानते हैं उसके साथ एडिशनल डिटेल्स हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, एडिशनल जोड़ते जाएंगे हमारे जनरल आइडिया के साथ। देन नेक्स्ट हम सेंसिटिविटी में जाएंगे, द एबिलिटी टू नोटिस एंड परसीव द प्रॉब्लम्स बिफोर अदर नोटिस इट और सी इट अगेन। देखो अभी मैंने जो अरेंज कर दिया, जितना मैंने अरेंज कर दिया उस चीज़ को मैं क्या करूँगी, नोटिस करूँगी। सपोज उसमें अगर कुछ फॉल्ट आया तो अगेन मैं बोल सकती हूँ, इसमें आप आइडियाज़ लगा रहे हो कि कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया और हाउ मच इट इज़ एक्यूरेट और नॉट।
इज इट एक्यूरेटली प्रेजेंट ऑल द आइडियाज और नॉट, ये सब देखते हुए आप सेंसिटिविटी को जाते हो। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलैबोरेशन, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव चिल्ड्रन। एक क्रिएटिव चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए? एक क्रिएटिव बच्चा ना और इंडिविजुअल टेंड टू बी स्मार्ट, ऑलवेज स्मार्ट रहेगा, येट ऑल्सो इनएक्सपीरियंस्ड एट द सेम टाइम। उसके पास में भी इनएक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है, कोई मैटर नहीं करता, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा तो स्मार्ट भी रहना चाहिए। क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेफुलनेस, मतलब ना बोलते हैं ना चालाक, चतुर एंड जस्ट लाइक सो मच फनी, ये सब कुछ उसके अंदर कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा खेलेगा, जितना ज़्यादा लोगों के साथ मिलेगा, उतने आइडियाज़ उसके पास आएंगे, इसलिए वो प्लेफुल होना चाहिए। डिसिप्लिन में भी रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इरेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों के अंदर उसको डिफरेंस पता होगा एंड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्रिएटिव चिल्ड्रन ऑल्टरनेट बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, कभी कभी ना वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहता है, कभी कभी फिर से फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है एट वन एंड रूटेड सेंस ऑफ रियलिटी एट द अदर। एक तो साइड में इसने क्या रखा, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी वर्ल्ड को रख दिया, दूसरे साइड में इसको क्या रखना है, ओरिजिनलिटी, रियलिटी को रखना है, ताकि वो समझ सके दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। Creative people seems to harbor opposite tendencies on the continuum between the extroversion and introversion। मैंने ये बोला है दोनों के अंदर का रिलेशन मतलब क्रिएटिव पर्सन के पास होगा, वो एक्सट्रोवर्ट भी होगा, कुछ पॉइंट पे इंट्रोवर्ट भी होगा, तो ये दोनों को वो बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा। क्रिएटिव चिल्ड्रन आर ऑल्सो रिमार्केबल, हम्बल एंड प्राउड एट द सेम टाइम, हम्बल भी होगा, प्राउड भी होगा। क्रिएटिव चिल्ड्रन टू ए सर्टेन एक्सटेंट एस्केप रिजिड जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, मतलब ये ना इसको जेंडर रोल स्टीरियोटाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता, ये नॉर्मली एंड्रोगाइनी होता है, ये सेक्स के ऊपर कोई इसका नेचर ही नहीं है, कोई भी सेक्स हो इसको मैटर नहीं करता, इसको बस सीखना रहता है। जनरली क्रिएटिव पीपल आर थॉट टू बी रेबेलियस एंड इंडिपेंडेंट, देखो मतलब ये क्रिएटिव पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब वन काइंड ऑफ बोल लो कि कुछ भी कर लेंगे, आगे चलते जाएंगे, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ऐसा इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। मोस्ट क्रिएटिव पर्सन्स आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, ऑब्वियस है, जो उनका हॉबी है, जो उनको करना है, वो बहुत ही ज़्यादा लगे पड़े रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ट्राई करते हैं। देन नेक्स्ट, the openness and sensitivity of creative individuals often exposes them to suffering, pain, yet also a great deal of enjoyment। देखो एक क्रिएटिव पर्सन ना ऊपर से आपको दिखेगा वो बहुत एंजॉय कर रहा है, बट एक्सट्रीमली उसका जो सेंसिटिव पॉइंट है या ओपननेस की वजह से उसके अंदर जो पेन भी है वो भी पता चल जाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्रिएटिव बच्चों का। अभी क्या है, पर्सनालिटी हम लोग और कुछ बेसिस पे भी दिखाएंगे कि क्या क्या और पर्सनालिटी यहाँ पे गिवन है, देख लो। ये क्रिएटिव चाइल्ड हैज़ अ फॉलोइंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ऑटोनोमस होगा, फ्रीडम के साथ रहेगा, संग साहसित है, खुद को चला सकता है, बोल्ड, कॉम्प्लेक्स, डोमिनेंट एंड सेल्फ असर्टिव, खुद के बारे में सोचने वाला, वो खुद ही रहेगा। इमोशनली सेंसिटिव, ऑब्वियस बहुत सेंसिटिव होते हैं ये बच्चे, थोड़े समय झुक जाते हैं, थोड़े समय मतलब वर्क में नहीं झुकेंगे बट इमोशनली थोड़ा सा टायर्ड होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जजमेंट के लिए कोई रोक टोक नहीं कर सकता। इंट्रोवर्ट है, मैक्सिमम टाइम क्रिएटिव पर्सन्स इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, शोइंग करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट, खुद को मतलब वो समर्थ है, कर सकते हैं, ऐसा ही रहता है। सेल्फ एक्सेप्टिंग, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, खुद से ही एक्सेप्ट करेंगे, खुद को कंट्रोल करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, ये तीनों चीज़ रहेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, बहुत मतलब एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढते जाएंगे। रिस्क टेकर, वाइड इंटरेस्ट, हाई एस्पिरेशन, उच्च आशा आकांक्षा, सब कुछ है इनके पास, इंटरेस्ट भी है। अब मेन चीज़ आया रोल ऑफ टीचर इन फोस्टरिंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। कैसे आप एज ए टीचर बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा दोगे, कैसे दोगे? फ्रीडम टू रेस्पॉन्ड, उनको छोड़ दो, एक क्वेश्चन पूछा ना, उनको थोड़ा सा छोड़ दो कि वो अपने अकॉर्डिंग आइडियाज़ लगाए और रेस्पॉन्स दें। अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट, हम बच्चों को बोले भी, मतलब देखो कभी कभी ना पॉजिटिव ईगो बहुत अच्छा होता है कोई चीज़ नया चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। एनकरेजिंग ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों को एनकरेज करना है कि तुम ओरिजिनलिटी पॉइंट पे चलो, फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट पे चलो, किसी को कॉपी मत करो। रिमूवल ऑफ हेजिटेशन एंड फियर, उनके अंदर से हेजिटेशन एंड फियर का जो पॉइंट है हटा दो। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एटमॉस्फेयर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उनको बढ़ावा अगर देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एंड एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दो जैसे वो क्रिएटिव आइडियाज़ लगा सकें। डेवलपिंग हेल्थ हैबिट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में हेल्थ हैबिट्स जैसा अच्छा रहे उसके लिए आइडियाज़ डेवलप करो।
यूजिंग द क्रिएटिव रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, जो सोसाइटी में और कम्युनिटी में आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिव रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करो उनको बढ़ावा देने के लिए। अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, जो चीज़ें आपके आइडियाज़ को ब्लॉक कर देते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग होने नहीं देते, वो चीज़ों को हटा दो और अवॉइड करो। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, इनके लिए करिकुलम बहुत अच्छा रखना चाहिए, प्रॉपर रखना चाहिए। रिफॉर्म इन द इवैल्यूएशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रिफॉर्म बदलाना पड़ेगा। यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करो। टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को पढ़ाओगे उतना अच्छे से वो लोग रिमेंबर करेंगे और नए नए चीज़ करेंगे। अभी बोला ना कुछ स्पेशल टेक्निक्स होगा क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, तो एक टेक्निक बता रही हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, जो पेडागोजी में भी आपका एक शॉर्ट नोट आ रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक है वो किसने डेवलप किया ना, डेवलप बाय ओसबॉर्न 1957। और इट इज़ द स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी है और टेक्निक है जहाँ पे हम अलाउ करते हैं ग्रुप को, फॉर अलाउइंग ए ग्रुप टू एक्सप्लोर आइडियाज़ अपना आइडियाज़ देंगे विदाउट जजमेंट और सेंश्योर। आप उसका जजमेंट नहीं करेंगे कि खराब बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, कोई भी टॉपिक पे नहीं जजमेंट करेंगे, बस आप क्या करेंगे उसको नोट डाउन करेंगे एज ए टीचर। सॉरी। द चिल्ड्रन में बी आस्क्ड टू सिट इन ए ग्रुप, देखो एक प्रॉब्लम आपने दे दिया, फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एक रूम में बच्चों को बिठा दिया, ठीक है, एंड अटैकिंग इट विदाउट एनी इनहिबिशन फ्रॉम मेनी एंगल्स, देखो एंड छोड़ दिया बच्चों को कि उस प्रॉब्लम का आप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करो अपने स्टाइल से और आइडियाज लगाना स्टार्ट करो। इन फैक्ट लिटरली स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है पता है, तूफान। किसका तूफान आएगा, उस प्रॉब्लम के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का तूफान, आइडियाज एंड सॉल्यूशन भरे पड़े होंगे। एंड टू स्टार्ट विथ द स्टूडेंट्स मे बी प्रोवाइडेड विथ ए फोकस, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडेड विथ ए फोकस, एक फोकस उनको दिया जाएगा स्टार्ट करने के लिए, उनको टॉपिक एंड फोकस दिया जाएगा, इस पर स्टार्ट करो। तो इसमें पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में 3 स्टेज होते हैं, एक है वार्म अप करना, देन आइडिएशन मतलब आइडिया निकालना, एंड उस आइडिया को जज करना, इवैल्यूएट करना। तो वार्म अप, आइडिएशन एंड इवैल्यूएशन। एंड उसके बाद पता है प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए और प्रॉब्लम के साथ काम करने के लिए इसके पास 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं। सिलेक्टिंग प्रॉब्लम, पहले सिलेक्ट करोगे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को, फिर उसके साथ फैक्ट्स को फाइंड करोगे, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज एंड इवैल्यूएशन। मतलब ये 3 जो स्टेज है ना, उसी को ये 4 स्टेप में डिवाइड करता है। स्टेजेस को इसने 4 स्टेज में 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, स्टेजेस को स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। वार्म अप पे क्या करना है, प्रॉब्लम सिलेक्ट करना है, चैलेंजेस देना है, देन फैक्ट फाइंडिंग करना है उसके रिलेटेड वार्म अप पे, आइडिएशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, ये पहला स्टेज गया। सेकंड क्या है, लैटरल थिंकिंग, मतलब साइड बाय साइड सोचना, ये जो आपका क्रिएटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पढ़ाया था उसी का पार्ट है। मतलब लैटरल क्या बोला गया, एक थिंकिंग ना आप एक चीज़ पे फोकस करके करते हो, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए कभी कभी होता है ना इनडायरेक्ट वे से सोचना पड़ता है, क्रिएटिव अप्रोच के साथ सोचना पड़ता है, यूजिंग रीजनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस एंड इन्वॉल्विंग आइडिया, उसके ऊपर तर्क करना पड़ता है, रीजनिंग करना पड़ता है, इमीडिएटली लगता है कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, बट आइडियाज़ को जोड़ते हुए लास्ट में मिल सकता है। और ये जो टर्म है लैटरल थिंकिंग, इसको किसने दिया, 1967 में एडवर्ड डे बोनो ने गिवन किया था। एंड इट इज समटाइम्स रेफर टू इन बिजनेसेस में यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा लैटरल थिंकिंग का। और टू यूज़ योर इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन, आपका इंस्पिरेशन इमेजिनेशन को यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बाय लुकिंग एट देम, उस प्रॉब्लम्स को देख के सॉल्व किया जाता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे से सॉल्व किया जाता है। Lateral thinking involves discarding the obvious and leaving behind the traditional modes of thought. देखो lateral thinking बोलता है जो obvious point पे हो सकता है उसको आउट कर दो और उसके पीछे जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसका यूज करके throwing away the preconceptions, जो प्रीकंसेप्शन पहले से सोचा था उसी के बेसिस पे सोचना स्टार्ट करो। तो ये lateral thinking है। नेक्स्ट आया सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स क्या होता है ना, इट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से सिनेप्टिक्स आया है, दैट इज कॉल्ड सिनेटिकोस। दैट इज सिनेप्टिक्स को बोला गया सिनेटिकोस लैटिन वर्ड में। लैटिन वर्ड में इसका मतलब क्या है ना, इंग्लिश में अगर इसका मतलब देखें मीनिंग होल्ड टुगेदर, होल्ड सीन जहाँ पे आ गया ना वो फ्यूजन बोलता है, तो हम मीनिंग होल्ड टुगेदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो भी आपने थॉट प्रोसेस किया और जो चीज़ें नहीं जानते हो, अनवेयर थे, उसके बारे में जाना, उस सबको जोड़ के आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड सिनेटिकोस। This method was developed by George M. Prince and William J.J. Gordon. George M. Prince and William J.J. Gordon in 1961.
ठीक है। तो 3 मेथड्स का नाम आपको बोला मैंने, टेक्निक्स का, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर मैंने बोला लैटरल थिंकिंग, लास्ट में बोला सिनेटिकोस और सिनेप्टिक्स। उससे पहले मैंने एक टीचर का काम क्या है, कैसे वो फोस्टर कर सकता है क्रिएटिविटी को बताया, एक्सप्लेन भी किया। और उससे पहले आपको सारे कैरेक्टर्स बताए, क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकता है, क्या क्या आइडियाज़ हो सकता है, क्रिएटिव पर्सन्स में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, सब बताया गया, जनरल कैरेक्टर्स। और उसके स्टेजेस भी बताए गए, एलिमेंट स्टेजेस एंड मीनिंग डेफिनेशंस बताए गए नेचर के साथ। ठीक है, इतना आपका है। अगर क्रिएटिविटी से ये क्वेश्चन लॉन्ग आया तो इसको एलैबोरेट करते हुए लिखते चलना, आपका आंसर पूरा बन जाएगा 5-6 पेज का। दैट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन।